नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जुझारूपन हो, एग्रेशन हो, तो ये आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोल सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस था, वो एग्रेशन था, वो जुझारूपन था। इसीलिए लेफ्ट की राजनीति के बीच कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट राजनीति ममता बनर्जी स्थापित कर पाई। देखिए, जहां क्रेडिट ड्यू है वहां देना चाहिए। राजनीतिक तौर पर निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने वो किया जो शायद भारत की राजनीति में कोई और महिला कर नहीं पाई। अब पोस्ट 2011 उनकी राजनीति से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, कह सकते हैं कि भैया बंगाल को जला दिया, जो भी किया, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीति की, राजनीतिक रूप से वो एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन कहा जाता है ना, किसी चीज की अति आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। यही तीनों चीजें 2011 के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लेकर चली, वही अब उनकी पतन का कारण बन रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से 8 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, बंगाल की राजनीति में 8 जनवरी 2025 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। उस दिन मैं भी कह रहा था, ममता बनर्जी ने जो चलती ईडी की रेड है उसमें घुसी, अधिकारियों को लेकर, डीजीपी को लेकर, जिसकी जिम्मेदारी है सुरक्षा प्रोवाइड कराना उन ईडी अधिकारियों को, वो खुद उनके खिलाफ हो गया। पुलिस कमिश्नर कलकत्ता, उसके अलावा 11 और अधिकारी, और टोटल 50 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे और चोरी नहीं की, डकैती थी एक तरीके से, क्योंकि अगर 5 से ज्यादा लोग हों तो उसे डकैती की संज्ञा दी जाती है। और ममता बनर्जी ने जो किया और जिस एग्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ वो बाहर निकली कि देखो मैं फाइल छीन के लाई हूं, नोटी होम मिनिस्टर, तुम्हारे एजेंसी से लेकर, अब वो उनके गले में ऐसा फंस गया है कि ममता बनर्जी बहुत भली भांति समझ रही है कि ब्लंडर हो गया है साहब। जब पिछली वीडियो की थी ममता बनर्जी के ऊपर, तो बताया था ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और यह निश्चित तौर पर अब सीबीआई इन्वॉल्व होगी। अब एकदम तो उन्हें मौका नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की भी रूल ये हो गया है कि आप अचानक से आके मुंह नहीं फाड़ सकते, भैया हमारा केस सुन लो। आप रजिस्ट्रार के पास जाओ, ईमेल डालो, समय लो, और वो समय दिया गया। और ईडी जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो यहां से अब ममता बनर्जी निश्चित तौर पर पहली बार सही तरीके से फंसती नजर आ रही है। ईडी पहुंची और उसने 28 पन्नों की एक याचिका दाखिल की। अक्सर हमने ये सुना था कि जब एजेंसियां किसी के यहां छापा मारती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, वो हाई कोर्ट जाता है कि साहब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी जान बचाई जाए। यहां पहली बार हुआ है कि कोई जांच एजेंसी पहुंची है कि साहब हमारी जान बचा लो, हम जिसके यहां छापा मारने गए थे वो हमें गले पड़ गया है, हमारे अधिकारियों को वहां पकड़ा गया, जो उन्होंने फोन कॉन्फिस्केट किए थे वो छीने गए। और यहां तक कि जब पंचनामा भरा जाता है कि क्या 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 हमें मिला है, और जो 5 गवाह होते हैं और जब वो गवाही लिखवा रहे होते हैं, तो डीजीपी ने कहा अगर पंचनामे में फोन का जिक्र किया तो जेल भेज दूंगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग की गई ईडी के द्वारा इस पूरे के पूरे प्रकरण में, 2-3 मांगे हैं। पहली, कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देशित करे सीबीआई को कि इसके अंदर एफआईआर दर्ज हो। देखिए, जो एक मनी मैटर का केस था, ममता बनर्जी ने उसे एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या एक क्रिमिनल केस बना दिया। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं, क्रिमिनल केस बना दिया है। यानी कि अब वो डबल लेयर्ड केस बन गया है। और ममता बनर्जी, उनके साथ डीजीपी पश्चिम बंगाल, कमिश्नर कोलकाता पुलिस, प्रमुख सचिव, 11 अधिकारी और 50 से ज्यादा और लोग अब इसमें फंस गए हैं। उसके अलावा देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। अब यहां अमित शाह कुछ नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते, ईडी नहीं कर सकती, हाई कोर्ट नहीं कर सकती, शुभेंदु अधिकारी, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट को करना है और सुप्रीम कोर्ट के लिए मेक और ब्रेक है। यहां से सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आने वाले समय में क्या भ्रष्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, नहीं, ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है, नहीं। जो कहा जाता था कि जो सीबीआई है वो केज्ड पैरेट है, क्या वो तोता आजादी के साथ घूम सकता है कि नहीं, ये अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। कैसे?
मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, और उनके पूर्व के हिसाब से देखिए, आप कभी फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं तो पास्ट को बहुत कंसिडर करते हैं कि अच्छा पास्ट में ऐसे हुआ था, ये पैटर्न था, तो भविष्य में ये हो सकता है, और उस पैटर्न को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं भी इस मामले में। और बाकी जिस तरीके से अभी सूर्यकांत जी काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो अभी कह सकते हैं 50-50 पे खड़ा है मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, आप छोड़ दीजिए, चलो ईडी अब अलग से जांच करो, अपना करती रहो, लेकिन हम ममता बनर्जी पे एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, उन 11 अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, तो कल को ये होगा, ईडी जहां पर भी छापा मारने जाएगी, जांच करने जाएगी, 50-100 लोग इकट्ठे होंगे, उस राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी का है, मतलब जिसके यहां छापा पड़ा है वो भी है, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, 50-60 गुंडों को इकट्ठा करेगा, डीएम एसएसपी को कहेगा, डीजीपी को कहेगा, ज्यादा हाई प्रोफाइल हुआ तो खुद जाएगा और जांच बाधित कर देगा। और जब कोई बात कही जाएगी, अरे ममता बनर्जी के साथ भी तो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था। कोर्ट में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट सेट होता है ना न्यायपालिका में, कि भैया 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला दिया था इस मामले में, उसके हिसाब से फिर सारी की नीचे कोर्ट काम करती है। तो फिर तो यही हो जाएगा, ईडी कल हाई कोर्ट में जाएगी, किसी राज्य के किसी छोटी बेंच में जाएगी सुप्रीम कोर्ट के, तो वो तो सीधा ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उस दिन, और भैया ये इसमें प्रिवेल होता है, और इन सबको छोड़ दो। और कोई भी घुसेगा, 50-60 लोग घुसेंगे, पेन ड्राइव चुरा लेंगे, लैपटॉप चुरा लेंगे, जो भी सबूत होंगे, हो सकता है कि अधिकारियों को ही उठा कर ले जाए, फिर क्या कर लेंगे आप। तो इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि एजेंसियां स्वतंत्र रूप से बेहतर तरीके से काम कर सकें। अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी यहां से क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, ये अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। अब ये जज साहब के ऊपर है सब कुछ। और अगर ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन 11 अधिकारियों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, और जो 50 से ज्यादा लोग हैं, अगर वो इसके सही में लपेटे में आ जाते हैं, और जो ममता बनर्जी को बहुत उम्मीद है और ममता बनर्जी को वो डर है, इसलिए बाहर निकल के वो ये कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गई थी। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर गई थी और एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो फिर तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट कहेगी आपने अपने जो अधिकार हैं, जो आपकी पावर है, उसका गलत उपयोग किया। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद पे खतरा आ जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर गई थी। तो भैया टीएमसी का अध्यक्ष कोई भगवान तो होता नहीं है कि वो ये कर सकता है, तो फंसेंगी तो वो वहां भी। और अगर टीएमसी का अध्यक्ष ये कर रहा है, तो क्या पार्टी के ऊपर खतरा नहीं आएगा क्या? इसीलिए कह रहा हूं, ममता बनर्जी सही में, जिस शब्द को बहुत लूजली इस्तेमाल कर लेते हैं, फंस गए, खेल हो गया, सही में खेला हो गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से इसमें आगे बढ़ती है। और शुभेंदु अधिकारी ने उन 11 अधिकारियों के नाम भी दिखा दिए हैं कि कौन अधिकारी थे जो डायरेक्टली वहां इन्वॉल्व थे, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी सुरक्षा सुनिश्चित करना उन 3 ईडी के अधिकारियों के लिए थी, वो खुद ही इन्वॉल्व हो गए। प्रियव्रत रॉय आईपीएस हैं, शांतनु सिन्हा विश्वास, इंस्पेक्टर अयान भौमिक, इंस्पेक्टर विश्वजीत राउत, राहुल अमीन अली शाह, सुदीप बनर्जी, सैकत विश्वास, महादेव कबीराज, सौमेन विश्वास, ऐसे करके लगभग 11 हैं ये। कोई इंस्पेक्टर है, कोई आईपीएस अधिकारी है, कोई एएसआई है, पूरा लाव लश्कर लेकर ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। क्योंकि ईडी का केस ऐसा है, ममता बनर्जी को भी पता है कि ईडी का केस ऐसा है, एक बार फंस गए ना साहब, पीछा नहीं छोड़ता, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, ये भली बात ही समझते हैं, जेल से भले ही बाहर आ गए, लेकिन जो तलवार ऐसी लटकी हुई है कि कभी भी चोट कर सकती है। और ईडी के पास इस तरह से इतने मजबूत साक्ष्य हैं, ईडी ने कोर्ट में रखा है, इसी पिटीशन के साथ एक और पिटीशन लगाई है, उसमें ईडी ने साफ बताया कि जो पूरा का पूरा स्कैम है, लगभग 2742 करोड़ का स्कैम है, जिसकी मनी ट्रेल को हम फॉलो कर रहे हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें मिल गया है। ईडी के केस में जो मनी ट्रेल है, पैसा कहां से चला, कहां पहुंचा और किस मद में इस्तेमाल हुआ, अगर वो ये स्थापित कर दे तो भैया कार्यक्रम निपट जाता है। और ईडी उसे साबित करने में कामयाब रही है।
ईडी कह रही है अपनी पिटीशन में कि भैया हम जब जांच कर रहे हैं, जो ये पूरा का पूरा स्कैम है, कोल स्कैम है, ये जो अनूप मांझी नाम का व्यक्ति है जो ये स्कैम कर रहा है, कोयले की खदानों से, जो ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड सरकारी कंपनी है उसकी खदानों से जो पैसा चुरा रहा है, वो कहां कहां कैसे कैसे जा रहा है हमें पता है। ये वो अनूप मांझी है जिसके 2000 से लेकर 2016 के बीच में उसके ऊपर 15 के बीच में लगभग 16 केसेस हैं। कलकत्ता के चौरंगी में हजारों कंपनियां काम कर रही हैं और वो डायरेक्ट ट्रेल सीधा अभिषेक बनर्जी से जुड़ती है। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है कि भैया अपना जो भतीजा है वो फंस रहा है, सीधी गर्दन हाथ में आ रही है। और ईडी ने यहां पर एक एनबीएफसी कंपनी है और ये जो पैसा है आईपैक इसलिए फंस रही है, आईपैक का गर्दन इसलिए हाथ में आ रही है क्योंकि इस 2742 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ के लगभग आईपैक के पास पहुंचे और वो मनी ट्रेल भी स्थापित कर दी है कि एक एनबीएफसी कंपनी है दिल्ली के अंदर, उसके फॉर्मर डायरेक्टर के पास ये मनी ट्रेल पहुंचती है, स्थापित होती है ईडी के द्वारा। वहां से मुन्ना नाम का कोई व्यक्ति है वो पैसा उठाता है, फिर वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को वो पैसा देता है, उसके अधिकारियों को वो पैसा देता है और वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां वो कंपनियां हैं जो आईपैक के लिए काम कर रही थी गोवा के अंदर। और ये सारी मनी ट्रेल एक हवाला ऑपरेटर, जिस हवाला के तहत ये पैसा जा रहा था, एनबीएफसी से मुन्ना, मुन्ना से इवेंट मैनेजमेंट से आईपैक, और उधर अनूप मांझी से लेकर और अभिषेक बनर्जी तक ये सारी मनी ट्रेल एजेंसियां स्थापित कर चुकी हैं। इसलिए ममता बनर्जी वो हरी फाइल, नीली फाइल, लैपटॉप, फोन, इसलिए वो परेशान थी, इसलिए वो लेकर भाग रही थी। क्या कह रही है? हमारे बीएलओ की जानकारी थी। भैया बीएलओ की जानकारी कोई बीएलए की जानकारी, माफ कीजिएगा, तो बीएलए कोई छुपी हुई बात नहीं होती, कोई बहुत स्टेट सीक्रेट नहीं होता, सार्वजनिक है, सबको पता है। इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ अगर यहां से एफआईआर दर्ज होती है, देखिए अब तक तो 356 की बात चलती थी, अब मान लीजिए 356 लगा देते तो फिर अब जो केंद्र सरकार है उसे डर था कि भैया चुनाव से कुछ महीने पहले हम ये लगाएंगे तो सिंपैथी मिल जाएगी। भैया अब मुझे नहीं पता वो सेंट्रल गवर्नमेंट किस हिसाब से सोच रही है, क्या सोच रही है, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो भी फेल होती दिखाई दी ममता बनर्जी के पक्ष में। लेकिन अब उससे बड़ा हथियार जो है वो ये मिल गया है। और इसके साथ साथ जो ईडी है उसने एक और चीज कही कि जो जज साहिबान थी, जस्टिस सुब्रा घोष, हाई कोर्ट कलकत्ता के अंदर, जिन्होंने कह दिया था कि भैया अब नहीं सुनूंगी, मैं 14 में सुनूंगी, बहुत हल्ला हंगामा हो गया है। ईडी ने साफ लिखा कि जो भीड़ वहां इकट्ठी की गई थी उस प्रीमाइसिस के अंदर, वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके बुलाई गई थी। हंगामा काटिए ताकि जज साहिबान को मौका मिल जाए इस केस को पोस्टपोन करने का, और संभवतः जो एविडेंसेस हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं। देखिए इसलिए खतरनाक है ये केस, इसलिए ममता बनर्जी डरी हुई है। देखिए ईडी का केस है, ये है, वो है, बड़े बड़े वकील है, कपिल सिब्बल है, 65-70 करोड़ रुपए हर साल के जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो संभाल लेती, डिले कर लेती, बहुत चीजें हैं। लेकिन असली फंसने का इसमें भी कारण यह है क्योंकि जब भी एजेंसियां कोर्ट में जाती हैं उनका सबसे बड़ा तर्क क्या होता है कि फलाह जो मुजरिम है, मुलजिम है, उसे जमानत मत दीजिए, फला अक्यूज को जमानत मत दीजिए, वरना बाहर जाके वो गवाह को टेम्पर कर सकता है, एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, उस इंटेंट के तहत वो काम कर सकता है। उसी को सिक्योर करने के लिए एजेंसियां जमानत का विरोध करती है। यहां तो केस ही एविडेंस टेम्परिंग का है। सीधा एजेंसी कहेंगी भैया ममता बनर्जी और उनके अधिकारी टेम्पर कर सकते हैं। इसलिए जो बीएनएस की धारा 238, 241 है उसके अंदर, उसके अलावा अतिरिक्त जो टोटल मिला के 17 धाराएं हैं उनमें केस फाइल हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है। उनके वकील साहब ने बताया होगा मैडम एग्रेशन में झांसी की रानी बनकर तो घुस गई आप, लेकिन आप राजनीतिक तौर पर वहां शहीद हो गई हैं, इसलिए बाहर निकल के कह रही हैं अरे मैं तो टीएमसी की अध्यक्षा थी, मैं तो इसलिए गई थी। भैया ऐसा है, एक काम करो, फिर आप ये कह रहे थे ना हमारा कार्यालय है यहां, ईडी कैसे घुस गई, तो जितने भी टीएमसी के लोग हैं कल को वो ये कहेंगे
कि भैया टीएमसी का मैं मेंबर हूं, क्योंकि प्रतीक जैन भी टीएमसी का मेंबर था, तो उसका घर पार्टी का कार्यालय हो गया, मेरा घर भी पार्टी का कार्यालय हो गया, यहां भी ईडी नहीं आ सकती। फिर तो टीएमसी का हर अधिकारी, हर कार्यकर्ता यही कहेगा भैया ये पार्टी कार्यालय है, यहां पुलिस नहीं आ सकती। कल को कांग्रेस वाले भी यही कह लेंगे, बीजेपी वाले भी ये कह देंगे, बीजेपी के 11 करोड़ मेंबर है, किसी के इतने करोड़ मेंबर है, हर घर किसी ना किसी पार्टी का कार्यालय बन जाएगा और वहां किसी भी तरह की कोई एजेंसी नहीं जा पाएगी। तो फिर तो यही होना है। और जो वो जज साहिबा थी सुब्रा घोष, उनके खिलाफ भी ईडी बोली है कि जानबूझकर ये चीजें आगे कराई गई है। जो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें साफ कहा है कि 14 तारीख को जब ईडी पहुंचेगी हाई कोर्ट में, तो ऐसा है, ये जज साहिबा हमें नहीं चाहिए। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर सकती थी, आप डीजीपी को निर्देश कर सकती थी इन सबको बाहर करो। अगर वो कहती ना जितने कोर्ट प्रीमाइसेस में लोग हंगामा कर रहे हैं, कलकत्ता के बाहर करो, बंगाल के बाहर करो, तो करना पड़ता डीजीपी को कि 2 घंटे में मुझे ये कलकत्ता की सीमा से बाहर चाहिए। डीजीपी की हिम्मत नहीं थी, मना कर देता, लेकिन नहीं किया। इसीलिए ईडी ने कहा हमें इन जज साहिबा पे विश्वास नहीं है, इन्हें भी बाहर करो इस केस से 14 तारीख को। तो कुल मिलाकर अगर कह रहा हूं बार बार, अगर सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से सिर्फ जो केस के फैक्ट्स हैं सिर्फ उन पर भरोसा करके उनको ध्यान रखते हुए अपना निर्णय देती है, तो यहां से ममता बनर्जी निश्चित तौर पर, अब ईडी तो डकैती नहीं बोल रही, लेकिन डकैती के समकक्ष जो कार्यक्रम किया है ममता बनर्जी ने और उनके साथ अधिकारियों ने, देखिए मैं अब मेरे पीछे ना पड़ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि हाँ, मतलब कम से कम दिखा ऐसा रहा है। बाकी जो ईडी ने जिन जिन धाराओं में किया, केस तो उसी में चलेगा, वही होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी का ढपली बजाते थे ना ये, वो भाई योगेंद्र, राहुल गांधी, ये जितने भी बड़ी बिंदी ब्रिगेड है, आरफा से लेकर, सभा से लेकर, और जितने भी, और खुद की पार्टी के साकेत गोखले से लेकर जो संसद में चिल्लाता है, जो ये महुआ मोइत्रा है, जो ये राजदीप की बीवी है, ये जितने चिल्लाते हैं डेमोक्रेसी के धुरंधर है, एक नहीं बोल रहा। मतलब चू तो बहुत बड़ा है, चू भी नहीं निकल रहा मुंह से, ये स्थिति है। और अभी जरा सा कुछ हो जाए, सब बाहर निकल के नाचने लगेंगे। ये स्थिति है इस देश में, ये दोयम दर्जा है। और ये जब जनता समझती है, भैया बुद्धि, सबसे ज्यादा बुद्धि अगर इस देश में किसी में है तो इस देश की पब्लिक में है। बहुत सारी चीजें होंगी जो इस सरकार से लोग नाराज होंगे कि मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, और जब ऑल्टरनेट में देखते हैं, वो देखते हैं यार ये तो ये है, इनसे तो ठीक यही है कम से कम। इसलिए ये जीत नहीं पाते, और फिर इन्हें डेमोक्रेसी में खतरा दिखता है, फिर इन्हें ईवीएम में खतरा दिखता है, इन्हें वोट चोरी दिखती है, अपने काम नहीं दिखते। खैर, इसमें जो भी आगे अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, वीडियो को लाइक, कमेंट में जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।